सो हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर फर्स्ट हिस्ट्री इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कंटेंट्स के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो फर्स्ट यहाँ पे आता है द फ्रेंच रेवोल्यूशन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्गी, सेकंड स्टेट में आते थे नोबिलिटी और थर्ड स्टेट में नॉर्मल पर्सन्स आते थे जैसे कि बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, पीजेंट, आर्टिसंस, लैंडलेस, लेबर्स और सर्वेंट्स। ये सब थर्ड स्टेट के लोगों की कैटेगरीज हैं। देन फ्रेंच सोसाइटी यहाँ पे 3 स्टेट में डिवाइड थी। नेक्स्ट आता है कि कुछ थर्ड स्टेट के लोगों में कुछ रिच पर्सन्स भी थे, कुछ पुअर पर्सन्स भी थे और जितना भी बर्डन था फाइनेंस एक्टिविटीज़ का या फिर टैक्सेस का वो सब थर्ड स्टेट के लोगों पे था। सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट के लोगों से कुछ भी टैक्स पे नहीं करते थे। नेक्स्ट आता है द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। फ्रेंच में लोगों को भी स्ट्रगल करना पड़ता था सर्वाइवल के लिए, क्योंकि जो फ्रेंच की ग्रोथ थी वो बहुत ही कम हो रही थी और वहाँ पे डिमांड्स थी ग्रेन्स की वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी और वहाँ पे पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी। पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो ज़्यादा खाने के लिए चाहिए था, इसलिए वहाँ पे स्ट्रगल भी होने लगी सर्वाइवल के लिए। तो रिच और पुअर पर्सन्स के बीच में बहुत बड़ा वहाँ पे डिफरेंस होता था। रिच के पास तो खाने के लिए बहुत होता था पर पुअर के पास कुछ नहीं होता था। इसी को हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब देखते हैं ग्रोइंग मिडिल क्लास। काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है। इस स्टेट में कुछ एजुकेटेड पर्सन्स भी थे। वो ग्रुप के अंदर प्रिविलेजेस बाय बर्थ इस पर बिलीव नहीं करते थे। प्रिविलेज का मतलब होता है जो जन्म से ही अधिकार मिलता है एक पीपल को, और ये आइडिया फिलोसफर से निकल के आया था जैसे कि लॉक वे इंग्लिश फिलोसफर थे और राउसियो जो फ्रेंच फिलोसफर थे। और जब मिडिल क्लास ग्रो होने लगी तो ये आइडिया कहाँ कहाँ सेपरेट होने लगा। कॉफ़ी हाउसेस पे होने लगा, सैलून्स और न्यूज़पेपर, बुक्स सभी में ये प्रिंट होने लगा ताकि ये मैसेज दूसरे लोगों तक जा सके। देन जैसे जैसे रेवोल्यूशन का टाइम पास आने लगा तो कुछ नए किंग्स की एंट्री भी होने लगी जैसे कि लुई 16। ये किंग बने फ्रेंच के 1774 में और इन्हीं की वजह से क्या हुआ, ट्रेजर खाली होने लगा। जो राजा का पैसा होता है वो पूरा का पूरा खाली होने लगा इन्हीं की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक आता है वुमेन्स रेवोल्यूशन। इससे पहले एक बात बता दो कि जितने भी इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो। जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं मैंने उसमें कवर कर लिए। जैसे ही रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग से ही वुमेन्स भी उसमें पार्टिसिपेट करने लगी और इसमें ज़्यादातर थर्ड स्टेट की वुमेन्स थी, क्योंकि जहाँ पे वे काम करती थी वहाँ पे उनको वेजेस कम मिलता था अकॉर्डिंग टू मैन। चाहे वे मैन से भी ज़्यादा वर्क करे तब भी उनको वेजेस कम मिलता था। तो फिर उन वुमेन्स की डिमांड थी कि जितना भी हम काम करते हैं उसी के अकॉर्डिंग इक्वल पे हमें मिलना चाहिए। और उनकी मेन डिमांड एक ये भी थी कि जो भी पॉलिटिकल राइट्स मैन को दिए जाते हैं जैसे कि राइट टू वोट, राइट टू इक्वलिटी, वो सब वुमेन्स को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे वुमेन्स को राइट टू वोट का अधिकार वहाँ पे भी नहीं था। और उन सभी की स्ट्रगल पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी जगह पर चल रही थी। और इतनी मेहनत के बाद फ्रेंच की जो वुमेन्स थी उनको राइट टू वोट 1946 में मिल गया। अब उनको भी राइट टू वोट का अधिकार था जैसे कि मैन को था। ये पोर्शन जो मैंने बताया है वुमेन्स रेवोल्यूशन के बारे में, ये सब आपके एनसीईआरटी में पूरा एक पैराग्राफ में दे रखा है। इसको मैंने पॉइंट्स में कन्वर्ट करके इसलिए बताया ताकि आपको इजीली समझ आ जाए और लॉन्ग टाइम तक याद रहे। सो लेट्स गो टू द अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब होता है किसी की गुलामी करना और एवोल्यूशन का मतलब होता है उसको हटा देना। अब हम देखेंगे कि स्लेवरी को एवोलिश कैसे किया गया। सो फर्स्ट इज यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका बीच में जो ट्रेडिंग का पाथ बनता है वो ट्रायंगुलर बनता है जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो। तो 18th सेंचुरी में जो फ्रेंच में जो स्लेवरी थी यानी कि गुलामी थी वो बहुत ही कम थी, यानी कि इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो इसके अगेंस्ट कोई लॉ भी पास नहीं किया गया। 1774 में स्लेवरी जब बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो गई यानी कि फ्रेंच में बल्कि ख़त्म होने वाली थी, तभी 10 ईयर बाद स्लेवरी फिर से आना स्टार्ट हुई, जिसको किसने इंट्रोड्यूस किया, नेपोलियन ने। नेपोलियन के बारे में हम डीपली आगे पढ़ेंगे। तो लास्ट पॉइंट है 1848 में पूरे फ्रांस से स्लेवरी वहाँ से चली गई। डेट ये याद रखना 1848 काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
1804 में नेपोलियन की एंट्री हुई और अपने आप को उसने राजा बना लिया। यूरोपियन कंट्रीज़ की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ थी, तो राजा बनने के बाद नेपोलियन ने सबसे पहले उन्हें क्या क्या दिखाना चाहा कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान हूँ, और बाद में फिर से वही लुई 16 की तरह हो गया। सो नेपोलियन की वजह से स्लेवरी वापस आने लगी। फिर नेपोलियन का एक युद्ध हुआ जिसमें वो हार गया, वाटरलू इन 1815। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्टेंट्स।